नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है सरकार का सिक्सर। भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में आज पेश किया। दिया कुमारी ने पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश का कर्ज भार दोगुना कर दिया। अंतरिम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए 70,000 भर्तियों की घोषणा की गई, तो वहीं किसानों, महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। 6 वर्गों पर खासतौर पर फोकस देखा गया। जहां बीजेपी ने बजट का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने विपक्षी दल के तौर पर बजट की आलोचना की है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भजनलाल सरकार के अंतरिम बजट में विकास का रोड मैप। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। 6 योजनाओं से बड़ा संदेश, सभी वर्गों को साधने की कोशिश। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक करने की घोषणा की है। युवाओं को कई सौगातें, 70,000 पदों पर होगी भर्तियां। युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। गहलोत सरकार पर लगाए वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप। सरकार का सिक्सर। तो सरकार का सिक्सर क्या विकास का विजन है, इसके साथ साथ सभी वर्गों का क्या इसमें ध्यान रखा गया है और मिशन 25 का प्लान क्या इसमें दिखता है, इसके साथ साथ बजट के बाकी पहलुओं को लेकर के भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं एक एक करके। डॉक्टर शिखा मील हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस विधायक हैं। साथ ही कैलाश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक। मेघा धानुका हमारे साथ जुड़ गई हैं, वित्त विशेषज्ञ के तौर पर बात करेंगे। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है और आज चर्चा की शुरुआत कैलाश जी आपसे करेंगे। क्या ये एक अंतरिम बजट के तौर पर इसे देखा जा रहा था, लेकिन ये लगता जो है वो पूर्ण बजट जैसा है, क्योंकि जो ऐलान बड़े करने पूर्ण बजट में होते हैं वो इसमें दिखाई दिए हैं। तो क्या संदेश है, क्या निशाना 25 सीटों पर है, लोकसभा चुनाव पर है, लोक लुभावना है, या संदेश कुछ और है? कैलाश जी, आज की डिबेट में मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और मेरे जो साथी डिबेट में हैं उनका भी स्वागत करता हूं। एक अंतरिम बजट, लेखानुदान, राजस्थान का विजन और उस विजन में गांव गरीब किसान की चिंता। हम यूं कहें कि बहुत सारी सौगात लेके ये जो 4 माह के लिए 1,10,000 करोड़ का लेखानुदान माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर रखा। युवाओं के लिए कहें, किसानों के लिए कहें, महिलाओं के लिए कहें, गरीब बच्चों के लिए कहें, महिला सशक्तिकरण के लिए कहें, या 9 से 12 की छात्राओं के लिए, और यूं कहें कि कर्मचारी कल्याण से लेके, पदोन्नति से लेके, आंगनबाड़ी से लेके, एक राजस्थान का जो विजन लेके सरकार चाहती है और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के ऊपर जो बात करना चाहती है, उस गारंटी का पूरा स्वरूप इस लेखानुदान के अंदर देखा गया। यूं कहूं कि 70,000 भर्तियां, आज दिन तक सरकारें बहुत सारी आती है, चली जाती है, मगर पहली ऐसी सरकार, गारंटी वाली सरकार, जिन्होंने सरकार बनने के बाद में चाहे 450 रुपये में सिलेंडर की बात कहें, चाहे पहले ही अपने अंतरिम बजट के अंदर 70,000 कर्मचारियों को नौकरी की बात कहें, या बहुत सारी योजनाओं को लेके जिस तरीके से सरकार आई है, उसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार की ऐसी मंशा है जो आने वाले समय के अंदर जो वादे मैनिफेस्टो के अंदर माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है, उसको हम पूरा ही नहीं करेंगे। और इस अंतरिम बजट के माध्यम से गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए उन लोगों का विश्वास जीतेंगे जिन्होंने पिछले समय के अंदर अपनी वोट की ताकत से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और इस सरकार के अंदर 36 कौम की बात, जिसमें विशेषकर महिलाओं का,
जो शोषण पिछली सरकार के अंदर हो रहा था, युवाओं के साथ में अत्याचार हो रहा था, एक बार नहीं 17 बार पेपर लीक हुआ, आरपीएस जैसी संस्था बदनाम हो गई। उन तमाम बातों को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होते हुए इस अंतरिम बजट के अंदर अपनी रूपरेखा रखी है, जो इसकी आवाज गांव गरीब किसान तक जाएगी। अब बिल्कुल, पहले पॉलिटिकल टिप्पणी पूरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। मैं आता हूं कैलाश जी वापस से। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो वादे कर रहे थे, उन वादों की झलक आपने इसमें दिखाई है, शुरुआत कर दी है। डॉक्टर शिखामिल बराला जी, वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के बाद ये कहा कि जो हमने वादे किए थे, वही अभी कैलाश जी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि जो हमने जनता से कहा था, मोदी की गारंटी, उसको पूरा करने की दिशा में हम चल पड़े हैं। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, जो पूरा बजट, संपूर्ण बजट आना बाकी है, उसमें पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कैसे देख रही हैं? सबसे पहले न्यूज़ 18 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज जैसा कि अंतरिम बजट पेश किया गया, तो सभी वर्गों की, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान वर्ग हो, या कहीं पूरा आमजन हो, उसकी पूरी अनदेखी की गई है। एक लीपापोती है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। काफ़ी निराशाजनक रहा। जो कृषि बजट था उसे अलग से पेश नहीं किया गया। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें एड्रेस नहीं किया गया। और रोज़गार की अगर बात की गई है, बार बार मोदी जी के नाम पर ये बजट में नाम बार बार आया है। तो अगर केंद्र सरकार की 2 करोड़ नौकरियां उसकी गारंटी थी, उसकी घोषणा थी, अब आप 70,000 नौकरियों की घोषणा कर रहे हैं। वो पहले वाली घोषणा केंद्र सरकार की पूरी नहीं हुई है। आप युवाओं को संबल देने की बात करते हैं, और वहीं पर जो पिछले काफ़ी दिनों से आरजीवाईएम वाले युवा हैं, वो परेशान हैं, धरने पर हैं, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बजट में अनदेखी की गई है, लेकिन और उनकी सुध नहीं ली गई। शिखा जी, जो आपकी पार्टी की आशंकाएं थी कि हमारी चिरंजीवी योजना को बंद कर देंगे, बंद तो नहीं किया, नाम बदल दिया, लेकिन उसमें कैंसर डे केयर को भी ऐड किया है, तो विस्तार तो हुआ ही है, फिर कांग्रेस क्यों नाराज है? चिरंजीवी योजना में 1 करोड़ 42 लाख परिवार कवर हो रहे थे। आयुष्मान योजना है, उसमें कुछ लाख परिवार कवर हो रहे हैं। चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक का कवरेज था, आयुष्मान में 5 लाख तक का है। कैंसर का, क्योंकि मैं खुद चिकित्सा से जुड़ी हूँ, कैंसर का जो इसमें इलाज था वो पहले भी हो रहा था, और कैंसर के मरीज ही नहीं, बहुत और भी बीमारियों के मरीज थे, उनका लाखों लोगों का इसमें इलाज हुआ है। लाखों रुपयों तक के इलाज इसमें लोगों को पहले भी किया गया है। तो सिर्फ एक ये नाम परिवर्तन है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और भी मैं कुछ पॉइंट्स अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे डिस्कस करती हूँ चिरंजीवी के अलावा, जिसमें सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। टिप्पणी हो जाए और जिससे हम उसको आगे बढ़ा पाएं। मेघा धानुका भी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि जब नई सरकार बनी तब ये कहा गया कि पुरानी जो सरकार है उसके गड्ढे भरने में समय लगेगा, तो क्या एक चुनौती थी? और ये जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, उसमें उस चुनौतियों से पार पाने की झलक दिखती है या कुछ और? देखिए हेमंत जी, चुनौती थी या क्या था ये तो राजनीतिक बयान होगा, लेकिन मैं जो इस बजट को ओवरऑल देख पा रहा हूं, तो मुझे इसमें एक तो मोदी मैंडेट की क्लियर छवि दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसको पूरा करने की दिशा में भाजपा द्वारा उठाए गए कदम दिखते हैं। गहलोत सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार होता हुआ दिखता है। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो की वोटर थे, जो महिला थी, जो युवा थे, जो किसान वर्ग था, जो कर्मचारी वर्ग था, उन तमाम वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन जिस तरह की चीज आपने कही कि एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का आरोप भी जैसा कि वित्त मंत्री ने लगाया, शायद उसको भरने के लिए एक कुछ बड़ी फ्रीबीज बांटने की योजनाएं नहीं लागू की गई हैं। हालांकि अन्नपूर्णा रसोई का, जिसका नाम बदल करके किया गया है, उसको और अधिक विस्तार दिया गया है। गहलोत सरकार का जो एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था मेट्रो, उसको कंटिन्यू किया गया है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के हिसाब से अगर पेट्रोल डीजल के दामों को छोड़ दिया जाए तो शायद सभी अधिकांश चीजों को इस बजट अनुदान, लेखा अनुदान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का प्रयास किया है। हेमंत जी, मेघा जी, आप इसे एक वित्त विशेषज्ञ के तौर पर कैसे देख रही हैं? पॉलिटिकल कमेंट अलग हो सकते हैं, वो प्रतिक्रियाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन
क्या वाकई ये जो अंतरिम बजट है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूरगामी परिणाम लाने को लेकर के खींचा गया एक खाका है या कुछ और है? जी सर, अगर इस बजट को अपन एक पॉलिटिकल नज़रिए से ना देखें और केवल एक फाइनेंशियल एनालिसिस करें तो फिस्कल डेफिसिट की जहां बात होती है, फिस्कल डेफिसिट अपने पास ऑलरेडी 5.79 करोड़ था। आज उसको अगर देखा जाए, इस बजट का एनालिसिस किया जाए तो इसमें उसको कम किया गया है। इसमें राजस्व घाटा थोड़ा कम हुआ है हमारा, और जो प्रति व्यक्ति इसका भार पड़ रहा है कुछ 23,000 रुपये पड़ रहा है, जो पहले 33,000 रुपये था। इसके अलावा अगर इसको और देखा जाए, फाइनेंशियल इसका एनालिसिस किया जाए, जो व्यापारियों के ऊपर एमनेस्टी स्कीम थी, एमनेस्टी स्कीम को और कंटिन्यू किया गया है और 10 से लेकर 20% तक के बेनिफिट इसमें दिए जाएंगे। एमनेस्टी इस बार ट्रांसपोर्टेशन पे भी दी है, जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है, जो मोस्ट नीडेड थी। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एमनेस्टी का होना, लैंड टैक्स के ऊपर क्लैरिटी लेकर आना, स्टैम्प ड्यूटी को और कमर्शलाइज करके ई पेमेंट की तरफ मोड़ना, ये नए सुझाव इन्होंने दिए। और जो इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट में हमें ये था कि इसमें केवल एक्सपेंसेस के लिए ही वो हमें बताएंगे कि भाई किस तरीके से वो आगे एक्सपेंस करते हैं। बट जिस तरीके से, जितने अच्छे तरीके से इन बजट को पेश किया गया है, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। उसमें सारी की सारी जितनी योजनाएं, ये था कि भाई पुरानी योजना अगर कंटिन्यू होती है तो और हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, बट उन्होंने इसके साथ बखूबी तरीके से अपने इनकम के सोर्सेज भी बढ़ा लिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट था, जनता के पैसे को वेस्ट नहीं किया, ये अपने पॉलिटिकल डिसीजन पे नहीं लिया कि भाई ये कांग्रेस का प्रोजेक्ट है, फिर भी उन्होंने उसको अपनी विधानसभा से भी बढ़ाने की बात करी है। विद्याधर विधानसभा से लेकर ये आगे तक बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अब एक छोटे दायरे से बाहर निकलकर बड़े दायरे की और सोच का ये एक दूरगामी परिणाम निकलेगा। ये जरूर उन्होंने एक मील का पत्थर रखा है। जो पूर्ण बजट आएगा वो इससे भी और खूबसूरत होगा। शिखा जी, अभी अब मेघा जी को सुन रही थी, वे कह रहे हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है, फिर कांग्रेस को इसमें क्या कमियां दिखती हैं? फिर मैं कैलाश जी के पास जाऊंगा आपके सवाल लेकर। देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो हर एक वर्ग से बनी है, हर एक आमजन से बनी है। अगर हम बात करें किसान वर्ग की, तो कहीं भी आज का जो मुद्दा है, किसान कह रहा है हमारी जो दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी थी, उसे जो रोक रखा है, उसके लिए कहीं भी सरकार ने अपना स्टैंड इस बजट में क्लियर नहीं किया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जो भी आंगनवाड़ी हमारी बहनें हैं, आशा बहनें हैं, उन्हें सैलरी में 400 रुपए का इंक्रीमेंट बताया गया है। तो ये एक बहुत ही छोटी सहायता उनके लिए जारी की गई है और वो एक बड़ी आशा में थी। वो लोग दिन रात धूप में सरकार की जो भी लोगों तक मैटरनल हित में बहुत अच्छा कर रही हैं, और जो बच्चे हैं उनके लिए इम्यूनाइजेशन के लिए, तो ये चीज़ उनके लिए 400 रुपये एक बिल्कुल पीनट्स की तरह है। बाकी पेंशन की अगर बात की जाए तो जो सामाजिक सुरक्षा योजना है उसमें 15% का नियम तो वैसे ही लागू हो रहा है। तो जनता को गुमराह किया जा रहा है कि 1000 की पेंशन को आप 1150 कर रहे हैं, 150 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, लिपापोती के लिए यहाँ पर की गई हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारी माननीय वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम ने कहा, माननीय दिया कुमारी जी ने, कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट किया, एक व्यक्ति को सशक्त करना देश को सशक्त करना है। बिल्कुल ये उस परिप्रेक्ष्य में उनका बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। पर आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, एक ही व्यक्ति को सशक्त करना देश को सशक्त करना नहीं है, और सारी चीजें मोदी जी के नाम पर यहाँ की जा रही हैं। जो जनता ने वोट किया है वो राज्य सरकार के लिए किया है, और राज्य सरकार को अपना विजन यहाँ पे पेश करके यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं पहले उनको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, कैलाश जी, शिखा जी कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर सारी की सारी योजनाएं जनता पर दी जा रही हैं, डाली जा रही हैं, उनके नाम से प्रोजेक्ट की जा रही हैं। मैं आज दिन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सुन रहा था। वे कह रहे थे कि हमारी योजनाओं को किस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं, अपना उनका खुद का विजन नहीं है, जनता को गुमराह करने वाला बजट है। कैलाश जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम कोई कांग्रेस की योजना को बंद नहीं कर रहे, और जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी का सवाल है, बिल्कुल हमारी डबल इंजन की सरकार है
और माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार के माध्यम से अगर कोई नवाचार लोकसभा के अंदर करे और उन नवाचारों का फायदा राजस्थान सरकार को मिले तो इसमें कांग्रेस को क्यों पेट में दर्द होता है। दूसरी चीज, हमेशा की तरह आज जिस तरीके का बेल के अंदर आके हंगामा होना, वो ठीक है, लेकिन कैलाश जी आपने तो वादा किया था, आप कह रहे हैं कि संकल्प पत्र की झलक देखने को मिलेगी। आपने तो सबसे पहले वादा किया था, बीजेपी ने प्रदर्शन का हिस्सा भी बनी बीजेपी प्रदेश में कि सबसे ज्यादा जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो श्रीगंगानगर में और राजस्थान में है, उन पर से जो कम की जानी चाहिए दरें, उसकी तरफ तो कोई संकेत नहीं दिखा है। लोग आज निराश हुए हैं, प्रदेश की जनता को उम्मीद तो थी। कैलाश जी देखिए, बिल्कुल प्रदेश की जनता को मोदी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार से पूरी उम्मीद है और हम उम्मीद को गारंटी के साथ में पूरा भी करेंगे। मगर कांग्रेस सरकार ने राज्य के आर्थिक तंत्र को जिस तरीके से बुरी तरीके से पटरी से उतार दिया, इसको सुधारने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। और जिस तरीके का ये बहुत बड़ा निर्णय था, मैं इस बात के लिए मानता हूं, मैं भी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूं, हमारी सरकार भी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है। मगर सरकार अपने स्तर के ऊपर परीक्षण कराकर इसका शीघ्र फैसला लेगी। पेट्रोल डीजल के ऊपर वेट का मामला हो, पहली सरकार है माननीय, मैं हेमंत जी आपको बताना चाहूंगा, आज दिन तक आप सरकार की पोजीशन देखती, पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं थी 3 साल बाद में कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर देखने को मिलती थी जब सरकार नजदीक आती थी। मगर पहली सरकार है जो मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया, युवाओं के साथ में वादा किया, उसको निभाने की झलक इस बजट के अंदर देखने को मिली। गरीब गांव, गरीब किसान के लिए जो वादा किया उसको दिखाने के लिए, उसको पूरी तरीके से दिखाते हुए उसकी झलक इसमें देखने को मिली। 450 रुपए में सिलेंडर का वादा किया। आप कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, 17,000 वैकेंसी देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि भैया आपने तो जो राजीव गांधी मित्र लगे हुए थे उनको आपने हटा दिया, बेरोजगार कर दिया। जो L1 के टीचर्स को लेकर के भर्ती थी उसको अटकाए रखा, लोगों के ज्वाइनिंग कार्ड तक तैयार हो गए थे, उसके बावजूद आपने उसको रोक दिया। तो ये कैसा रोजगार है? और कांग्रेस ने यह भी कहा कि हमने जिन चीजों को आगे बढ़ाया था, रोजगार को लेकर के जो भर्तियां निकाली थी, उन्हीं का जिक्र आप कर रहे हैं। माननीय हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्किल को लेकर भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार काम करना चाहती है। कांग्रेस ने तो वादा किया था ना 3500 रुपए भत्ता देने का, दे दिया क्या 5 साल के अंदर? आज कांग्रेस ने जिस तरीके से पटरी से युवाओं को उतारा, वही युवा तो आज इस बात के लिए पूरी तरीके से धरने, प्रदर्शन, हर तरीके से वही तो सड़क के ऊपर आ रहे हैं। और हमारी सरकार उनकी बात को सुन रही है, उनकी बात को पूरे प्रमाण के साथ में देख रही है और इसका पूरा परीक्षण करने के बाद में इसमें क्या खामियां हैं, उन सभी खामियों को दूर करते हुए उन युवाओं की बात को पटल के ऊपर रखा जाएगा, उनके साथ में न्याय होगा। और भजनलाल जी की सरकार युवाओं के साथ में न्याय करते हुए इन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए जो मैनिफेस्टो के अंदर बात थी उसमें विशेषकर युवा, महिला, गरीब, गांव, किसान की जो प्रमुखता थी उसमें, चाहे डेयरी की बात अभी शिखा जी ने की, चाहे किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात उसमें की हो, चाहे बिजली की बात उसमें की हो, सारी बातों के ऊपर सरकार अमल करते हुए उनको फायदा देने का पहले भी विचार रखती थी, आज भी है और आगे भी विजन रहेगा। जी, बात अभी बिजली की गई तो जैसा कि अभिभाषण में भी लिखा गया था कि ये एक अंधेरी नगरी जैसा है, तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि अंधेरी नगरी तो फिलहाल हम 2 महीने में देख पा रहे हैं, जब कहीं भी बिजली ना किसान को मिल रही है, ना एक नॉर्मल घर में बिजली पहुंच पा रही है। आए दिन और अगर किसान इतने संतुष्ट होते तो सत्ता थोड़ी बदलती। तो सत्ता ने अब जब जनादेश इन्हें मिला है तो कम से कम आम जन को राहत तो पहुंचाएं। कोई भी पेट्रोल पर अभी डिस्कशन हुआ, पेट्रोल और डीजल के लिए कहीं कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ट्रेलर मात्र है, पिक्चर अभी बाकी है, पूर्ण बजट आ जाने दीजिए। क्या आशुतोष जी इस बात से आप सहमत हैं? 2 महीने निकल चुके, अभी तक कोई हमें रोड मैप क्लियर नहीं हुआ। अगले 3 महीने का अंतरिम बजट है जिसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत निराशाजनक सिर्फ लीपा पोती इसमें दिख रही है। आप ERCP की बात करें, बहुत बड़ा मुद्दा आज के दिन है। ERCP में कहीं भी MOU हमारे सामने नहीं है। 13 की जगह इन्होंने 21 डिस्ट्रिक्ट कौन से किए हैं, वो चीज जनता को क्लियर नहीं है, कहीं सामने लाया नहीं जा रहा है। कितना आशुतोष जी के पास जाऊंगा जल्दी से, कितना MCM पानी हमें मिलेगा? पहले 3500 DPR में था, अभी कितना है? और उसके बाद अगर 3700 के करीब जो हमने अखबारों के थ्रू पढ़ा, अगर 21 डिस्ट्रिक्ट को 3700 मिल रहा है, 45,000 करोड़ का प्रावधान किया गया ना अंतरिम बजट में। शिखा जी
ARC के ऊपर पूरा कंसेप्ट सर राजस्थान की विधानसभा के अंदर क्लियर हो चुका। विपक्ष ने क्या, हमारी चर्चा होनी चाहिए, हमारी सरकार ने उसकी चर्चा कराई। ARC के ऊपर 13 जिलों को पानी देने की बात थी। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, पूर्ववर्ती सरकार का सपना था, इससे पूर्ववर्ती सरकार का सपना था। माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, उससे लेके अब मैं शिखा जी के बयान के ऊपर ही आ रहा हूँ। 13 जिले, 21 तो आपने ही किए ना, आनंद फानन के अंदर जिले बनाए, हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। मगर हमारी सरकार का विजन बिल्कुल क्लियर है। हम जिस तरीके से ठीक है आशुतोष जी इसे क्या कहा जाए, ये क्या भजनलाल सरकार का बजट कहा जाए या फिर इसे लोक लुभावना बजट कहा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए हेमंत जी, ये तो बिल्कुल इस बजट को देख करके साफ है कि बहुत लोक लुभावन या चुनावी बजट जिस तरीके का होता है उस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने न केंद्र में दिया है और न राज्य में दिया है। दोनों जगह का जो बजट दिया है वो मोदी जी के विजन को क्लियर करते हुए भाजपा ने दिया है और शायद एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद लग रही है कि 2028 में भी वो अपनी सरकार वापस बनाएंगे और इसलिए एक ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है जो 2028 में आने पर सरकार बनाने पर कम से कम उनको यह बयान नहीं देना पड़े कि हमको खाली कोष मिला है और हमारे पास ऋण बहुत है। तो शायद लॉन्ग टर्म को लेकर के भजनलाल सरकार ने यह बजट पेश किया है जिसके परिणाम हमको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन आशुतोष जी, जो अभी मेघा जी बात कर रही थी कि बजटीय घाटा उसको ध्यान में रखते हुए भी वो भी कम होगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो जिस तरह से एक भार जो है वो तो अब लगातार और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस बजट के बाद भी, और जो फ्रीबीज की बात कर रहे थे उसमें भी उसी लाइन पर चलती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, हम केंद्र की अगर मोदी सरकार के को देखें तो फ्रीबीज कह करके वो विपक्षी दलों को तो घेरते हैं, लेकिन वो अपने जब बात आती है तो वो लाभार्थी शब्द यूज करते हैं। तो लाभार्थियों की संख्या पर न केंद्र सरकार ने अंकुश लगाने की कोशिश की है और ना ही भजनलाल सरकार ने कोशिश की है। जहां अन्नपूर्णा रसोई की थाली पर पहले 450 ग्राम भोजन अशोक गहलोत सरकार दे रही थी, तो भजनलाल सरकार ने उसको 600 ग्राम करने की घोषणा कर दी है। पहले 17 रुपए एक अन्नपूर्णा थाली पर राज्य सरकार पर वर्डन पड़ रहा था, 22 रुपए पड़ने वाला है। तो ये दो या राजनीतिक दलों का मिक्स वो है। लेकिन शिखा जी, अपनी भाषा में शिखा जी कुछ अच्छी चीजें हैं उनका तो स्वागत करना चाहिए, ना सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो। कुछ अच्छी चीजें, लाडो योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, किसानों के लिए अगर तकनीक उन तक ले जाते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए महिला सशक्तिकरण का जमाना है और अगर लखपति दीदी योजना लागू हो पाती है, लाडो योजना जिसमें 1 लाख रुपए की FD की बात करते हैं, अगर वो लागू हो पाती है और डिलीवरी के समय जो पैसा बढ़ाया गया है अगर वो लागू हो पाती है और जन जन तक पहुंच पाती है तो बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं। पर ये आखिरी पंक्ति तक व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए वित्त मंत्री ने सदन में ही आपसे सहयोग मांगा कि सब मिल करके हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं कि विपक्ष का भी सहयोग मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। आशुतोष जी आपका भी, मेघा जी आपका भी, और साथ साथ कैलाश जी आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर शिखा मील आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अंतरिम बजट की झलक में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन बीजेपी ने यहाँ पर भजनलाल सरकार ने जनता के सामने रख दिया है। इस विजन पर आगामी लोकसभा चुनाव में जनता क्या मोहर लगाती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना।